नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 सवाल, 3 विषय। उत्तर प्रदेश सदन की मर्यादा किसने तोड़ी? दूसरा, क्या सपा की 2 राज्यसभा सीट की कुर्बानी करेगी विपक्ष को मजबूत? तीसरा, क्या यासीन मलिक गांधीवादी हैं? मैं आगे बढ़ूंगा, आपसे पहले एक आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटा पैसा हमें देना होगा, लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम आप एक बार भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी आर्थिक मदद से चैनल चलाने में हमें आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश सदन की मर्यादा किसने तोड़ी? कल बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष का भाषण हुआ। उन्होंने अपना लंबा भाषण दिया। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी खड़े हुए सरकार की पक्ष की तरफ से। हालांकि इससे पहले ये भी फैक्ट है कि अखिलेश यादव जी ने जब अपना भाषण दिया था तो उन्होंने ज़रूर केशव मौर्य जी के लिए कहा था कि भाई, क्योंकि व्यक्तिगत कमेंट हो रहे थे तो इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी। उनका तात्पर्य ये था कि जो केशव मौर्य चुनाव हार गए थे। फिर उन्होंने कहा कि आप तो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, तो किसकी गर्मी निकली? उनका तात्पर्य फिर चीफ मिनिस्टर की तरफ था। खैर, इस तरह का एक नोकझोंक थी। लेकिन जब केशव मौर्य जी आए तो वो मालूम नहीं क्यों बहुत चिढ़े हुए थे और उन्होंने शुरू ही इससे किया कि 5 साल सत्ता में नहीं है और साइकिल पंचर हो गई है, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने ये शुरू किया कि आप 5 साल तो बाहर थे, अब 5 साल और हैं, और 27 के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आप, मतलब इस तरह की बातें करने लगे। इस पे अखिलेश ने फिर उनको टोका और कहा कि भाई अच्छा ये बताइए, आप लोक भवन में कब बैठेंगे? असल में जो टसल पावर स्ट्रगल बिटवीन केशव मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी के में चलता है, उस पर वो चुटकी ले रहे थे। तो इस पे फिर अखिलेश यादव ने कहा कि आप जो ये बार बार कह रहे हैं ये विकास वो विकास, आपके जिले की, केशव मौर्य जी से कहा कि आपके जिले की सड़क तो मैंने बनवाई थी जब मैं चीफ मिनिस्टर था। इस पे केशव मौर्य जी ने फिर शुरू किया कि भाई आप हर चीज़ को कहते हैं मैंने किया था, सड़क मैंने बनवाई, एक्सप्रेस वे मैंने बनवाया, मेट्रो मैंने बनवाया। और इसके बाद जो उन्होंने बात कही वो जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट थी। उन्होंने कहा क्या सिफाई की ज़मीन बेचकर बनवाई है? सिफाई चूंकि उनका गृह जनपद है, उनका ये था कि, मतलब इसका आप अर्थ समझ रहे हो क्या कह रहे थे। इस बात पे अखिलेश यादव खड़े होकर और उन्होंने उनको जवाब दिया, और वैसा ही जवाब दिया जैसा जिस भाषा में उन्होंने कहा था उसी भाषा में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी से पैसे लाकर ये जो राशन बांट रहे थे, मतलब जब इन्होंने कहा कि सफाई की जमीन बेच के, तो अखिलेश यादव ने उस पर पलटवार ये किया कि क्या पिताजी से पैसे लाकर राशन बेच रहे थे? विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सफाई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? क्योंकि इसके बाद योगी जी ने संभालने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं, और सहमति असहमति ये सब उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने ज़्यादा तो बार अखिलेश यादव ही के ऊपर रखा कि आपको ऐसे नहीं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसको अब जरा समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, एक पहली चीज़ तो ये है कि जो बीजेपी का एक रिटोरिक हरदम होता है ना, हार गए थे, जमानत जब्त हो गई थी, हार गए थे। अरे भाई, लोकतंत्र है, इलेक्शन होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। योगी जी बार बार अखिलेश यादव को कह रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मर्यादा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की आपने मर्यादा नहीं रखी। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कौन सी मर्यादा रखी थी? शुरू तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया था। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बार बार ये कहना कि अब आप हार गए 5 साल। अच्छा, वो आदमी जो खुद हार गया हो तो थोड़ा तो उनको भी इस बात को याद रखना चाहिए था कि वो खुद भी हार गए हैं। अभी क्या हो गया है कि जो नया वो बना है, और ये बहुत सिलसिलेवार बहुत सी जगह समझाया गया है, उसमें बीजेपी क्या कर रही है, वो अपने विपक्षी को विरोधी नहीं मान रही है, शत्रु मान रही है, और खुद शत्रु मानती है और लोगों को ये बताना चाहती है ये तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इस नैरेटिव का ये सब कहीं ना कहीं असर होना ही था। जब केशव मौर्य जी का ये कहना कि सिफाई की जमीन बेचकर एक्सप्रेस बनाया, तो आपको इस पे कोई कहीं रिलेशनशिप लग रही है?
जब मोदी जी सभा करके कहते हैं कि मोदी का नमक खाया है, तो मतलब मुझे दोनों में एक ही चीज़ लगती है, क्या मोदी जी के घर से ला के मोदी जी नमक दिए, वो जो खाने के लिए कहे थे, नमक खाया मतलब जब वो राशन बांट रहे थे, फ्री राशन, तो उसके लिए इलेक्शन के बीच की है। मैं कोशिश करूंगा अगर वो भी लग जाए तो। कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी, तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि सारे जो मंत्री हैं या अभी एक नया एक डेवलप, ये लोग ये समझते हैं कि इनके घर से दे रहे हैं। ये जो संसाधन जो सरकार है, ये सरकार चलाने वाले नहीं है, ये लगता है इनको घर से देना है। अब सिद्धार्थनाथ सिंह है, सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया कि एक बैकवर्ड के साथ ऐसा व्यवहार नहीं, एक बैकवर्ड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अखिलेश यादव जब ये तंज कर रहे थे या उनको तंज सुन रहे थे, तो क्या अखिलेश यादव बैकवर्ड मतलब पिछड़ी जात की जगह क्या कोई बहुत अगड़ी जात के हो गए थे? मतलब सिद्धार्थनाथ सिंह जी आपके केशव मौर्य जी तंज करें तो वो वो पिछड़ी जात, तो अखिलेश यादव अगर तंज करें तो क्या वो कौन सी जात? देखिए एक चीज समझने वाली बात हो, जो अभी दिख रहा है कि अखिलेश यादव एक्टिव हैं और कई इमेज वो तोड़ रहे हैं, मतलब तोड़ेंगे। जैसे उनके ऊपर है कि इनर्शिया बहुत है, बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, तो जैसा उनका तेवर कम से कम विधानसभा में तो उससे अलग दिखाई दे रहा है जो जनरल परसेप्शन है। ये मैं इसलिए बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का। हालांकि मेरे हिसाब से एज अ स्ट्रैटेजी जो इस तरह की तल्ख बातें हैं, ये उनके पास 125 लोग हैं भाई, 110, 115, 120, 25 लोग हैं, उनमें अच्छे बोलने वाले भी हों, उन लोगों से काम कराइए। थोड़ा डेलीगेट करना भी सीखिए। अखिलेश यादव जी की वही दिक्कत है, वो डेलीगेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसका पॉलिटिकल फायदा क्या होगा? इसका पॉलिटिकल फायदा ये होगा कि जो बीजेपी की तरफ से बेलगाम होकर जो भाषा बोली जाती है उस पर लगाम जरूर लग जाएगी, क्योंकि अब ये डर होगा कि भैया हमारे ऊपर ना बोलने लगे। तो भाई हर एक आदमी सार्वजनिक जीवन में हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा कहने को है, तुमको कब आ रहे, तुम कब आ रहे, तुम क्या हुए, तुम क्या ना हुए। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, ये जो लीगेसी आ रही है ना, क्योंकि अगर अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, टेनी मिश्रा और इन सब के जो गुरु हैं अमित शाह साहब, इनकी भाषा आप देखते हैं, मतलब ये कौन सी भाषा यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये उसी का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है। और अखिलेश यादव ने अगर ये चुनौती की है तो उनका राह बहुत आसान होने वाली नहीं है। मतलब उनको लगातार टोका जाएगा, उनको लगातार बुलडोज करना चाहेगा, लेकिन अगर उन्होंने इसको, जिसको कहते हैं ना कि ये ठाना है कि वो इसको करेंगे, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात अब मैं आ जाऊं कि क्या सपा की 2 राज्यसभा की सीट की कुर्बानी करेगी विपक्ष को मजबूत? ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार जो जैसा एमएलए थे उनके पास 3 राज्यसभा की सीट सपा जिता सकती थी, तो उसमें से एक जावेद अली, एक कपिल सिब्बल और एक जयंत चौधरी, ये 3 लोगों को उन्होंने अपना ऑफिशियल नॉमिनी बनाया है। जावेद अली साहब पार्टी के हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बता दूं, 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में बाई इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं, तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी के कोटे से हैं और जिनको ऐसा कहा जा रहा है कि राम गोपाल जी ने काफ़ी प्रेशर डाल के और जो इंटरनल है उसको, जो पावर स्ट्रगल है उसमें राम गोपाल जी के कोटे के हैं। अब बात आती है कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया है, वो सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस 16 मई को छोड़ी। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी ने उनसे, राजीव सरदेसाई का शायद इंटरव्यू है, कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी, मेरे मृत शरीर के ऊपर ही मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। उन्होंने कहा है मैं एज इंडिपेंडेंट एमपी रहूंगा।
मेरा ये वो है कि 2024 से पहले मैं विपक्ष की एकता कराऊंगा। उनका ये भी कहना है कि ये सब लोगों को मिलके इस लड़ाई को लड़ना है और मैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करूंगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल के जो राज्यसभा है वो आजम खान साहब के कोटे से है, क्योंकि आजम खान साहब का उन्होंने केस लड़ा था। आजम खान साहब का प्रेशर था कि इनको ज़रूर बनाया जाए, लेकिन कपिल सिब्बल सपा नहीं ज्वाइन किए हैं, वो एज इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, मतलब उनके ऊपर विप का वो जोर नहीं रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि अब वो कल टीवी में चल रहा है कि कांग्रेस टूट रही, कांग्रेस। मुझे एक चीज़ ये बताइए, कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति जो सरकार को घेरते हैं, उनके अगेंस्ट वो करते हैं, थोड़ी देर सोचिए वो कांग्रेस में रहते हैं लेकिन राज्यसभा में जाने, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय ताकत नहीं थी। कांग्रेस के पास कम ताकत है, वो कम लोगों को भेज सकती है, तो वो राज्यसभा में नहीं जाते और कांग्रेस में रहते। वो ज़्यादा अच्छा आपको लगता कि कपिल सिब्बल, अगर आप कपिल सिब्बल की आवाज़ को मानते हैं, या कपिल सिब्बल सपा के सपोर्ट से राज्यसभा में पहुंच गए हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सपा के सपोर्ट जब हो रहा है तो कांग्रेस और सपा 100%, लेकिन समान विचारधारा, मतलब एक तरह की हैं। कोई ये नहीं कि वो बीजेपी में चले गए। देखिए, ये तो एक चीज़ बिल्कुल तय है कि अगर कपिल सिब्बल किसी दिन चाहते हैं कि उनको बीजेपी में जाना है, तो कपिल सिब्बल को सिर्फ राज्यसभा की सीट नहीं, उनको बड़े पद भी दिए जा सकते। तो उनसे बहुत से छोटे लोग, जो छोटे इन द सेंस की जूनियर मैं बोलूँगा, वो जो लोग जब बीजेपी में गए हैं कांग्रेस छोड़ के, तो उनको बीजेपी ने बड़े बड़े पद दिए हैं। क्योंकि सपा की तरफ से अगर आप देखिए, वो सपा के ऑफिशियल तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन सपा के उससे गए हैं तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही। क्योंकि विपक्ष में जो इस समय अच्छा बोलने वाले राज्यसभा में मनोज झा आरजेडी, आम आदमी पार्टी संजय सिंह, सपा के पास कोई इस तरह का राज्यसभा में नहीं। राम गोपाल जी अपने को मानते हैं कि वो प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं बोलते हैं, मतलब वो अपना लिए कहते हो, लेकिन दुनिया उनको नहीं सुनती कि जब वो बोल रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए सिर दर्द होंगे। एक चीज़ लेकिन और अच्छी हुई इसमें, एक चीज़ स्पष्ट है, मतलब पैसा नहीं चलता है सपा में, ये अखिलेश यादव ने प्रूव किया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी में अगर आपको याद हो, जब दिल्ली के उससे 2 गुप्ता बंधुओं को केजरीवाल जी ने भेजा था राज्यसभा, तो उन्होंने कहा था भाई पार्टी चलानी पड़ती है और पार्टी के संसाधन चाहिए। मोर और लेस इनडायरेक्टली ये हुआ था कि पैसे की बात लेन देन है। पंजाब में भी बहुत कस के आक्षेप लग रहा है, ये कितना सही, कितना ये आरोप सही या गलत है, लेकिन यह है कि पैसे का हुआ, और पैसा इसलिए क्योंकि पार्टी चलानी है। लेकिन कम से कम सपा ने अपने को इससे दूर रखा है। अब कांग्रेस की बात ये आती है कि क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। अब बात कर लें, जो तीसरे हैं वो जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी का अगर वैसे देखिए तो कोई परफॉर्मेंस वेस्टर्न यूपी में अच्छा नहीं था। उत्तर प्रदेश में सीटें कम आने का, गठबंधन का, विपक्ष का जो गठबंधन था, एक बड़ा कारण जयंत चौधरी का परफॉर्मेंस था। जिस तरह से उम्मीद थी कि जाट उनके साथ आएंगे, जाट और मुस्लिम वो होगा, किसान आंदोलन का असर होगा, वो सब नहीं हुआ था। और वो, लेकिन वो एक्टिव थे, वो जाके आजम खान से भी मिल रहे थे, रामपुर भी गए थे। तो ऐसा लगता है कि इस वाले पावर स्ट्रगल में अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि आजम खान का पलड़ा तो थोड़ा भारी रहेगा ही। अखिलेश यादव एक चीज़ और साधना चाह रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोट को खुला नहीं छोड़ देना चाह रहे हैं कि वो फिर से लॉक स्टॉक एंड बैरल चला जाए बीजेपी में। वो उसको रोक के उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक संदेश वो और दे रहे हैं, जो गठबंधन है और जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको भी एक संदेश जा रहा है कि अगर साथ हैं तो हम कहीं ना कहीं अकोमोडेट करते हैं। एक चीज़ और अखिलेश यादव के इस एक्शन से हुआ है, इस कम से कम अभी, कि बहुत चर्चा थी कि डिम्पल यादव जा रहे हैं, डिम्पल यादव जा रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ गया है कि भाई ये जो एक बार बार उनके ऊपर आरोप लगता है कि यादव परिवार है, परिवारवाद है, डिम्पल यादव को अगर देते तो उनका पॉलिटिकल कितना नुकसान होता है नहीं मालूम, लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे अगर इन 3 लोगों को अकोमोडेट किया है तो उससे उनका पॉलिटिकल फ़ायदा भी है। और एक चीज़ ये भी है कि वो तालमेल बनाने में कामयाब हो गए हैं। घर में राम गोपाल चाचा को भी ठीक कर लिए, आजम खान साहब की भी वो कर लिए, मतलब ये मैनेज वो उन्होंने ठीक से कर लिया है। जैसी चर्चा है, जैसा मैंने बताया, 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा का सीटें खाली हुई हैं, उसका चुनाव है। लोग कह रहे हैं कि डिम्पल यादव वहाँ से लड़ रहे हैं। अगर डिम्पल यादव वहाँ से लड़ रही हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आजम खान साहब की पत्नी रामपुर से लड़ेंगे। अभी मोर और लेस यही चर्चा है, लेकिन देखिए आने वाले समय में किसका नाम होता है। अब हम लोग बात कर लें, क्या यासीन मलिक गांधीवादी हैं? थोड़ा बहुत ब्रीफली, यासीन मलिक को सब लोग जानते हैं, दुबला पतला आदमी, एक पतला सा चेहरा। मैं यासीन मलिक का एक बहुत ब्रीफ परिचय दे दूं। ये बेसिकली JKLF के मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, कई बार गिरफ्तार हुए हैं। ये जब मई 1994 में जेल से छूटे तो इन्होंने ये कहा कि अब मैंने हिंसा का त्याग कर दिया है,
अब मैं गांधी का रास्ता अपना रहा हूं और गांधी के रास्ते के मतलब के रास्ते से बताए हुए अहिंसा के रास्ते से ही मेरा आंदोलन चलेगा। जेकेएलएफ के जो ये है उसकी वो बार बार जेकेएलएफ की मांग यह है कि जम्मू कश्मीर जो है वो स्वतंत्र देश होना चाहिए, और वो ये भी एक चीज़ ये कहते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात हो तो वो ट्राइपार्टाइट बात हो, मतलब जम्मू कश्मीर के लोग हों और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग हों, जो हिंदुस्तान की सरकार को नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा इंटरनल मामला है। जम्मू कश्मीर तो हमारा ही था। इसमें एक पेच और समझ लीजिए, वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि तब आपको यासीन मलिक की ओवरऑल चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। 1995 में जो अमानुल्लाह खान हैं, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर और चेयरमैन हैं और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं, उन्होंने यासीन मलिक को, जो इसके प्रेसिडेंट थे, एज प्रेसिडेंट सस्पेंड कर दिया था। उनके रिटेलिएशन में यासीन मलिक ने अमानुल्लाह खान को चेयरमैन के पद से हटा दिया था। अब उस समय मोटे तौर पे 2 फाड़ हो गए थे। अब ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जेकेएलएफ के एक चेयरमैन अमानुल्लाह खान जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं, जेकेएलएफ के प्रेसिडेंट यासीन मलिक जो इंडिया में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जेकेएलएफ जो यासीन मलिक का उसको रिकॉग्नाइज करता है, वो जानबूझ के करता है जिससे इंडिया के लिए मुश्किल वाले हालात पैदा हों। ये पास के पिछले 1 दशक में ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से भी मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं। इनका यह है कि भाई कश्मीर की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो हमारा कश्मीर है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इन सब की बात ये करते हैं। ये 2013 में इन्होंने, क्योंकि मैं ये वो बातें बता रहा हूँ जो कभी कभी इनकी जो इमेज है और जिस वजह से इनको ये सज़ा मिली है। हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा का जो हेड था के साथ इस्लामाबाद में इन्होंने मंच भी शेयर किया था। हालांकि इसके साथ ये भी बता दूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान को जब पाकिस्तान अपने में विलय कर रहा था तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। अभी एनआईए की अदालत में केस चला जहां टेरर फंडिंग के आरोप में इनको दोषी पाया गया। इनको आजीवन कारावास, 2 आजीवन कारावास जो साथ साथ चलेंगे, और जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है। और इन्होंने स्वयं कन्फेस किया है, जैसा कहा जा रहा है कि इन्होंने ये कन्फेस किया कि पैसा आया था, इस तरह की बातें। लेकिन एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जब ये आरोप लगा तो उन्होंने बोला नहीं। खैर, उनका डिफेंस यही था कि अब उन्होंने गांधी की अहिंसा का रास्ता अपना लिया है। ये बार बार इसी की बात कर रहे थे। एनआईए ने मृत्युदंड की बात की है। अभी ये एनआईए से की कोर्ट से हुआ है तो अब एपेलेट कोर्ट, इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अभी तो रास्ता बाकी है। अब देखना यह है कि वहाँ पे एनआईए जाता है इनकी सज़ा बढ़वाने के लिए या यासीन मलिक जाते हैं सज़ा कम करवाने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ख़त्म करने से पहले आपको एक छोटा सा शेयर कर दे रहा हूँ, बहुत छोटा वीडियो है। इस देश में गोडसे के नाम पे अगर लाइब्रेरी बन रही है जिसने गांधी की हत्या की थी, तो ये भी सोचने वाली बात होगी कि ये डिबेट भी ज़रूरी है कि गोडसे के नाम पे आप लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं। लेकिन बना रहे हिंदू महासभा ने बनाई है ग्वालियर में, वो मैं लगा रहा हूँ। क्योंकि एक चीज तय है, जितना टाइम लगा लीजिए, रास्ता तो गांधी का है। जल्दी आ जाइए तो ठीक, देरी आए तो भी तब वो, लेकिन गांधी के रास्ते के अलावा इस दुनिया में अगर अमन और चैन तरक्की रखना है, भाई बंधुत्व रखना है, तो गांधी को छोड़ के कहीं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच।